आज जब बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है तो विपक्ष वाले आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल सब हाय तौबा मचा रहे। क्यों हंगामा बढ़ता है? जो हमने वोटर लिस्ट ठीक करने की थोड़ी सी बात क्या कर ली। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम और लालू यादव की आरजेडी जो दशकों तक इस सिस्टम पर राज करती रही है फर्जी वोटर के सहारे। और विडंबना देखिए, ये फर्जी विपक्ष फर्जी वोट का हवाला देकर अपनी इस जलालत को भूलकर, अपने नेताओं के शहादत को भूलकर हथियारों के साथ गलत गलबहियां कर रहा है। फर्जी सवाल पर सवाल क्या है? वोटर लिस्ट में हेर फेर का आरोप जो अभी छपकर सामने ही नहीं आया है। अपने लंबे पत्रकारिता काल और वैदिक जीवन में एक चीज जो बड़ी खुलकर सामने से मैंने देखा वह यह है सत्ता का शॉर्टकट। वोट की स्मगलिंग। मेरे पत्रकार से वकील बनने की लंबी यात्रा में एक सच्चाई जो हमेशा सीना चढ़कर बोली वह थी सत्ता के शॉर्टकट की कहानी। और भारत में यह शॉर्टकट होता है वोटर लिस्ट में। वोटर लिस्ट में हेर फेर, चोरी, मिलावट का यह खेल या गोरख धंधा आजादी के तुरंत बाद शुरू हो गया था कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के द्वारा। और बिहार बना था इस मिलावट की प्रयोगशाला। आज हम ईवीएम हैकिंग की बात करते हैं, लेकिन पीछे जाके देखिए, जब लोकतंत्र भारत में नया नया आया था उस दौर में बूथ कैप्चरिंग नाम के हथियार का इजाद किया गया था। और शायद इसीलिए अब ईवीएम में कैप्चर नहीं हो पाता है तो विपक्ष को ईवीएम नहीं भाता है। वैसे जहां जीत जाते हैं वहां मान लेते हैं वहां ईवीएम ठीक है, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम की गड़बड़ी है। लेकिन इनका जो मोडस ऑपरेंडी था बंदूक के बल पर पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर लेना, ठप्पा लगाकर अपने कैंडिडेट्स को जिता देना, जितवा लेना, वो बंद हो गया। इसलिए ईवीएम इनको नहीं भाता है। इन्हीं का इजाद था बूथ कैप्चरिंग का हथियार और इसे जन्म दिया था बिहार की धरती पर बेगूसराय की धुएं और बारूद भरी गलियों ने। इस खेल के सरगना थे कुख्यात तस्कर कामदेव सिंह, जो कांग्रेस के जोरदार भक्त थे, जानदार भक्त थे। उसका मिशन था उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई को किसी भी हालत में हराना। उस दौर की सीपीआई कोई विचारधारा नहीं थी, एक जबरदस्त जन आंदोलन थी, खासकर बेगूसराय बरौनी के इंडस्ट्रियल बेल्ट में। कामदेव सिंह पर कांग्रेस की राजनीतिक छाया में बूथों पर कब्जा करना, बैलेट लूट लेना, विरोधियों को डराना और चुनाव को हिंसा का पर्याप्त बना देना रूटीन था। उस दौर में सिस्टम आंखें मूंद कर यह सब देखता था, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि अगर मेरिट पर चुनाव हुआ तो सीपीआई उन्हें उड़ा देगी। इसीलिए कामदेव जैसे किरादार पूरे देश में उगाए। शुरुआत तो बिहार से हुई,
लेकिन वो बिहार तक सीमित नहीं रहा। आज की विडंबना देखिए, वही कांग्रेस सीपीआई और लालू यादव की तरफ या यादव के साथ आरजेडी के मंच पर खड़े हैं और वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने बूथ कैप्चरिंग को जन्म दिया, सीपीआई उसकी पहली शिकार बनी, फिर भी लेशन नहीं सीखा। और फिर आरजेडी ने बिहार में सीपीआई और कांग्रेस दोनों को साफ कर दिया। नारा तो दिया था बूढ़े बाल को साफ करने का, वो साफ हुए या नहीं हुए मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस और सीपीआई जरूर बिहार से साफ हो गई। जंगल राज के अलावा अगर लालू जी की एक और उपलब्धि इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाए या होगी तो वह है पूर्णतः सफाया कांग्रेस का और सीपीआई का बिहार से। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस रहित भारत, उनको कितनी सफलता मिली नहीं मिली यह तो समय और इतिहास तय करेगा, लेकिन इस मामले में लालू जी का रिकॉर्ड तो फिलहाल बिहार में कांग्रेस को साफ करने का पूरी तरह से बरकरार है। और आज ये तीनों दल धार्मिक सहिष्णुता के नाम पर गलबहियां डाले घूम रहे हैं। सीमांचल बिहार का फर्जी वोटर बनाने की फैक्ट्री, बात यहीं खत्म नहीं होती। कहानी अब सीमांचल की ओर रुख करती है तो हमें याद आता है किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिले, जहां बूथ कैप्चरिंग नहीं बल्कि अब तो जनसंख्या कैप्चरिंग हो रही है। यहां पूरी की पूरी आबादी वोटर लिस्ट में घुसाई जा चुकी है। बांग्लादेशी घुसपैठिए, फर्जी राशन कार्ड, एक ही आदमी के कई वोट और विरोधी जातियों के नाम सुनियोजित तरीके से घुसाए जा रहे हैं। और जैसे ही वोटर लिस्ट की जांच शुरू होती है यह दल चिल्लाने लगते हैं, साजिश है, साजिश है, षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। जो फर्जी वोटरों के दम पर आज तक सत्ता में आते रहे हैं वह असली वोटर से डरने लगे हैं। मैंने खुद यह कहानी मध्य प्रदेश में देखी है, समझी है, कवर की है, रिपोर्टिंग की है। 2001 में मैं जब नव भारत और सेंट्रल क्रॉनिकल अखबार का पत्रकार था तो मैंने मध्य प्रदेश में फर्जी वोटर लिस्ट पर रिपोर्टिंग की। दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार बिजली, रोजगार, सड़क सब कुछ कमा चुकी थी। जनता को सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी चुनाव में जीत जाती थी क्योंकि वोट पहले ही डाले जा चुके थे कागज पर। मैंने जब रिपोर्टिंग शुरू की तो हड़कंप मच गया। जांच हुई और वोटर लिस्ट में भारी धांधली पाई गई। चुनाव आयोग ने आनन फानन में एक रात में, सिंगल नाइट में मध्य प्रदेश के 9 आईएएस अफसरों को बर्खास्त कर दिया और पूरी लिस्ट दोबारा बनी। प्रदेश में चुनाव हुआ, बीजेपी जीती, लेकिन मैं हार गया। न्यूज रूम में मुझे सजा मिली। अंबिका सोनी जो कांग्रेस की दिग्गज नेता थी उस समय की और मध्य प्रदेश की इंचार्ज थी, जनरल सेक्रेटरी थी और कांग्रेस की मीडिया मैनेजर भी थी, मेरी रिपोर्ट्स ब्लॉक करवा दी। मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। बीजेपी ने भी मुझे कोई इनाम नहीं दिया। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने थे उस चुनाव के बाद। न ही मैंने मांगा, मेरा इनाम था सच को सामने लाना। दिल्ली का झुग्गी मॉडल और पूर्वांचलियों से धोखा आप सबको पता ही होगा। दिल्ली में एचकेएल भगत का साम्राज्य था। जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार जैसे नेताओं ने झुग्गियों को वोट का कारखाना बना रखा था। रातों रात बस्तियां बसाई जाती थीं, वोट दिए गए और बदले में वफादारी मांगी गई। लेकिन पूर्वांचली, उन्हें कहा गया आपके कागज अधूरे हैं,
आपका नाम लिस्ट में नहीं है। हमने लड़ाइयाँ लड़ी, प्रतिनिधित्व मांगा, वोटर लिस्ट में बदलाव कराया, लेकिन जब आप आई उन्होंने हमारे संघर्ष की फसल तो काटी, पर हम जैसे लोगों को हाशिए पे छोड़ दिया। हम मिट्टी खोदते रहे और वो शीश महल बनाकर चले गए। अब 2025 में बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हो रहा है, तो कौन चिल्ला रहा है? वही कांग्रेस, वही सीपीआई, वही आरजेडी जो दशकों तक फर्जी वोट के सहारे सत्ता में काबिज रही। अब जब लिस्ट साफ हो रही है तो इनके पैर कांप रहे हैं। लोकतंत्र के नाम पर फर्जी राज चलाने वाले असली लोकतंत्र से डरने लगे। याद रखिए, काला सच लोकतंत्र के इतिहास का बूथ कैप्चरिंग कोई गैंगस्टरों का आइडिया नहीं था, कोई अपराधियों का आइडिया नहीं था, कोई क्रिमिनल्स का आइडिया नहीं था। इसे कांग्रेस ने इजाद किया था। सीमांचल आज के वोट बैंक का प्रयोगशाला है और यह फर्जी नामों से भरा पड़ा है। आप एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट पर सत्ता में आई, पर जो लड़े थे इसके लिए उनको घास नहीं डाला गया। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कोई सांप्रदायिक नहीं, संवैधानिक अधिकार है। इस बारे में और विस्तार से लेखक ने पत्रकारिता से न्यायपालिका की अपनी यात्रा के संस्मरण में विस्तार से लिखा है, जो आज के भारत के लोकतंत्र के असली और नकली चेहरे को बेनकाब करता है। इस किताब के बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा लेखक अर्थात मुझसे डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और पत्रकार से संपर्क कर सकते हैं। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।